हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में जून महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और यह आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें आपको मोर देन 70+ MCQ देखने को मिलेंगे। और कल मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपकी जून महीने की पूरी करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएगी। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इसका PDF भी फ्री में अवेलेबल होगा। बस आपको करना क्या है, अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। मैं उस मेल आईडी पे आपको इसका PDF सेंड कर दूंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व में 2001 में पहली बार यह मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस तिथि को मनाया जाता है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हमारा 1 जून को ही मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो इस खास दिवस की शुरुआत 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और हालांकि अभिभावक दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में 1994 से हुई थी। इसके बाद से दुनिया के अन्य देशों में भी माता पिता को सम्मान देने के लिए हर साल अभिभावक दिवस मनाया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खेत मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो कितने राज्यों में? इसका आंसर होगा 7 राज्यों में। और कौन कौन से वो हमारे राज्य हैं? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर में ये केंद्र हमारे स्थापित किया जाएगा और इन केंद्रों को खोलने में कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? तो एकमात्र भारतीय रेफरी हमारे होंगे कौशल कुमार। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा उनका नाम जारी किया गया और अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। वह एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम पेरिस में है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो हाल ही में लॉरेंस डेस कॉर्स का लोवर संग्रहालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इस संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। लोवर पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। तो जो महिला थी उनका नाम था लॉरेंस डेस कॉर्स को लोवर संग्रहालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह इतिहास में पहली बार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। रॉ प्रमुख का कार्यालय 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। रॉ एवं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यालय 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में रॉ के मुखिया सामंत कुमार गोयल एवं IB के मुखिया अरविंद कुमार हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस पोर्टल का लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा।
और इस पोर्टल का उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सैलिन गार्गल RT-PCR मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया है हमारा NEERI के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। RT-PCR टेस्ट के लिए अब नाक और गले से स्वैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSIR के तहत आने वाली नागपुर स्थित NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गरारे के जरिए सैंपल लेने की विधि विकसित की है और इस तकनीक के जरिए 3 घंटे के अंदर आपको टेस्ट के नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी? तो ये हमारी बनी है आश्रिता वी ओलेटी। और इनके बारे में अगर हम देखें तो स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं और एक उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया? और इसको जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। और संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और 40% आशंका है कि अगले 5 साल की अवधि में पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से किसी वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा मनाया जाता है 2 जून को। और तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से 2014 को तेलंगाना राज्य अलग बना था, मतलब अलग होकर। और तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? कोविड के जरिए कुछ मैच हमारे बाकी थे, तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके बारे में हम देखें तो IPL 2021 के बाकी मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे और BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग के दौरान इस पर फैसला लिया गया है। अभी IPL 2021 से 31 मैच खेले जाने बाकी हैं और भारत के बढ़ते कोरोना वायरस के मामले की वजह से IPL 2021 के बाकी मैचों को रोक दिया गया था और ICC पुरुष कप 2021 की मेजबानी भारत ही करने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 जुलाई को अमेजन के नए CEO कौन बन जाएंगे? 5 जुलाई को हमारे बने हैं CEO अमेजन के एंडी जैसी। तो 5 जुलाई को अमेजन के नए CEO एंडी जैसी बने हैं, जो अभी कंपनी में दूसरे नंबर पर हैं और वह इस पद पर जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। और इसके बाद अमेजन ने घोषणा की कि जेफ बेजोस अमेजन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है हमारी रक्षा मंत्रालय की पहल। और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में DGNCC यानी महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के दूसरे वर्जन को लॉन्च किया है और यह ऐप 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और यह ऐप कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान NCC कैडेट्स को देशव्यापी ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित करने में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहा उज्जैनी बांध किस राज्य में है? तो यह है हमारा महाराष्ट्र सरकार ने उज्जैनी बांध के पानी को इंदापुर में डाइवर्ट करने के अपने फैसले को रद्द कर दिया
और किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र सरकार को अपना फैसला भी रद्द करना पड़ा। और उज्जैनी बांध कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी पर स्थित है और इसे भीमा बांध सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यह बांध महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के उज्जैनी गांव के नज़दीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है नीना गुप्ता। ये नीना गुप्ता की आत्मकथा है और यह पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और यह भी बताती है कि युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? तो ये जो एप्पल स्कैब है यह सेबों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है और विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में संभावित एप्पल स्कैब की चेतावनी दी है। एप्पल स्कैब एक कवक रोग होता है। इसने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फलों को प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। और अभी जैसा कि है कि इसका नाम अभी कुछ समय बाद बदलकर ये नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 की विजेता सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? प्रो CNR राव। भारत रत्न प्रो CN राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह किस लिए? क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों एवं एनर्जी स्टोरेज में किए गए शोध के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की पर्वतारोही तांस इन हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? और यह किस देश की है? हांगकांग। हांगकांग की पर्वतारोही तांस इन हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 जून को दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक यह विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था और इस प्रकार इस वर्ष 2021 में चौथा विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। और यह दिवस, इसका मतलब मेन उद्देश्य यह है कि परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर्स एवं बेबी स्क्वैड भेजेगा? और यह भेजेगा नासा। 3 जून को नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5000 वाटर बियर्स एवं 128 बेबी स्क्वैड भेजेगा और यह मिशन लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद सुरक्षात्मक उपायों को डिजाइन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। और इसके अलावा इसका मकसद बेहतर ढंग से यह समझना है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी होने पर कैसे लाभकारी माइक्रोबोस जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यह नासा भेजेगा। नेक्स्ट है हमारा UAE का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यह है हमारे संजय दत्त। और इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ये गोल्डन वीज़ा किसी को नहीं देता है और यह एक ऐसा वीज़ा है जो खास वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है और ये गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इनका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। और संजय दत्त UAE का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है?
तो यह बना है मेरे ख्याल से जम्मू और कश्मीर कोविड प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को कोविड मृत्यु दर के लिए विशेष सहायता योजना के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान करने को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा संगठन स्टेट फर्स्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो यह हमारा आयोजित कर रहा है नाटो। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्टेट फर्स्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। अभ्यास में नाटो सैनिक युद्धपोत और विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों में आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की और यह योजना युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को किस एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है और फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया है? तो किसको बंद करने का निर्देश दिया? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। यह ब्रांड नाम वेक्लरी के तहत बेची जाती है। इसे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेस द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो यह है हमारी पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था? तो किस अधिनियम को लागू किया था? नागरिकता अधिनियम 1955। और हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को आमंत्रित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी? तो यह खरीदी है बिग बास्केट और यह डील 95 करोड़ की है। इसके तहत टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में दिग्गज चीनी ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी भी खरीदी है और टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64.3% फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन दिवस मनाया जाता है 4 जून को और इसका पालन करने के पीछे उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों द्वारा सहे जाने वाले दर्द को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है?
तो गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी ने। भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मौलूदा मोगलोनोवा को एक तरफा अंदाज में हराकर भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है, ये दोनों ने ही, जेरी विड और नीतीश राकेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए व बी संयुक्त रूप से। तो नीतीश राकेश और जेरी विड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। उन दोनों ने किताब ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए यह अवार्ड जीता और इस किताब को नवंबर 2020 में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो यह है राजस्थान राज्य की। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधियाँ जड़ी बूटियों के सैंपलिंग उपलब्ध कराएगी और ये 4 चयनित जो औषधियाँ जड़ी बूटियों के पोस्ट जो हैं वो तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया है 10 करोड़ रुपए। और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। इसके बारे में देखते हैं। हथियारों के गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वे शुरू कर दिया गया है और यह गलियारा न सिर्फ एशियाई हाथियों को एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करेगा बल्कि मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी सहायक होगा और यह नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के नज़दीक स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? तो यह करेगा IIFCO, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव, और अगले महीने बाजार में नैनो यूरिया लॉन्च करेगा। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपये है और इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ उपज में भी वृद्धि होगी। नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इससे सामान्य यूरिया की खपत में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सरकार द्वारा खाद पर सब्सिडी के रूप में दी जा रही बड़ी राशि की बचत होगी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लोगों को कोविड-19 के इलाज के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है? तो यह लोन है हमारा 5 लाख रुपए। इसके बारे में देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यक्तियों और उनके परिवारों के सदस्यों की कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। यह लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। इसके तहत वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशनभोगी सहित व्यक्ति 25,000 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन को 5 साल के अंदर चुकाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना किस राज्य की पहल है? तो यह है पहल मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महासंकट में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को।
प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दिवस को मनाने का फैसला 1942 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 1974 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है जॉर्डन क्लार्कसन ने। और यूटाह जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता। और यह जो यूटाह जैज है ये अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह दक्षिण कोरिया द्वारा। इस सम्मेलन में ऑनलाइन बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोई नया कोयला संयंत्र स्थापित नहीं करना एवं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में 2030 तक और शेष दुनिया में 2040 तक कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। नेक्स्ट है हमारा स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है? और यह लिखा है रवि शास्त्री ने। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी और पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके सह लेखक अयाज मेमन है। नेक्स्ट है हमारा बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कृषि और किसान कल्याणकारी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूह को विकसित करना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी प्रतिशत संकुचन हुआ? तो यह हुआ है 7.3%। हाल ही में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी किया और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश में जीडीपी 7.3% का संकुचन हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विश्व मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंधन लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया? तो यह जारी किया गया फिक्की के द्वारा और सर्वे के अनुसार भारतीय कंपनियों के बिजनेस कॉन्फिडेंस में काफ़ी गिरावट आई है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2021 में कितने लोगों को टीका लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है? तो यह अभियान 1 करोड़ लोगों को लगाने के लिए चलाया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जून में राज्य भर में 1 करोड़ लोगों को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और घातक कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और दोनों आयु समूह के लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वही 18 और 45 वर्ष से अधिक के लोग, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी और न्यायपालिका के सदस्यों के लिए भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
खबरों में रहा एमबी टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आईआईटी रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर विकसित किया और यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है। यह वैक्सीन खराब होने वाले उत्पादों मसलन खाद्य और डेयरी एवं रक्त और शरीर के अंगों के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाएगा और यह डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं इन वस्तुओं का रियल टाइम तापमान बताएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 जून को और पहली बार दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 2019 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। और इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उसके रोकथाम के उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता? तो यह जीता है डेविड डायोप ने। यह पुरस्कार जीतने वाला यह प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। उन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए यह पुरस्कार जीता है और यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिकों को इर्द गिर्द केंद्रित है। नेक्स्ट है वेरिटस निम्नलिखित में से किसका मिशन है? तो यह है नासा का। हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन भेजने की घोषणा की। इन दोनों मिशनों का नाम डेविनिसी डीप एटमॉस्फेयर वेन्यूज इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग एंड वेरिटस वेन्यू MS-70 रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है और डेविनिसी प्लस शुक्र के घने वातावरण के कॉम्पोजिशन को मापेगा एवं यह जानने की कोशिश करेगा कि ये कैसे विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? यह की है महाराष्ट्र राज्य ने। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना को ख़त्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये एक अनोखी पहल शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का भी ऐलान किया है और कोविड-19 प्रबंधन में अच्छा कार्य करने पर प्रत्येक रेवेन्यू डिवीजन में 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत प्रथम विजेता को 50 लाख और दूसरे विजेता को 25 लाख और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और राज्यों में 6 रेवेन्यू डिवीज़न है इसलिए कुल 18 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकार नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है परेश बी लाल ने। यह नियुक्ति सरकार ने नए आईटी आदेश के अनुरूप है जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सभी तकनीकी कंपनियों को भारत से एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया था और ये शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेंगे और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रही त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ पे हैं? तो यह है आपका नासिक में और इसके बारे में देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक की एक पहाड़ी में स्थित त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की है। इन गुफाओं को भी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल बताया जा रहा है और ये त्रिरश्मि गुफाएं 24 गुफाओं का समूह है जिन्हें पांडवलेनी गुफाएं भी कहा जाता है और इनका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ी में किया गया था। तो यह स्थित है नासिक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में मानव में बर्ड फ्लू के H1N1 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला देखा गया है? तो यह देखा गया है चीन में। हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू के एक 41 वर्षीय व्यक्ति में इसकी पुष्टि की गई और H1N1 एक कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर वायरस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई और बाद में वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो यह था ईरान में।
ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लगी और उसके बाद यह ओमान की खाड़ी में डूबा और आग लगने की वजह का भी पता भी नहीं चल पाया है और इस जहाज का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर ही रखा गया जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस व्यक्ति को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह चुना गया है इसाक ओंग को। 60 वर्षीय अर्जोग 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे और वह रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे जो 7 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2021 में अपना कार्यालय पूरा करने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य की पहल है? तो यह गुजरात राज्य की पहल है और गुजरात सरकार ने कल्पसर परियोजना की DPR यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी की समीक्षा के लिए एक एपेक्स प्रोग्रेस समिति का गठन किया और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सलाहकार द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशियन डे हमारा मनाया जाता है 8 जून को और इसके बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस की शुरुआत 2008 को की गई ताकि 8 जून को दुनिया भर में महासागरों से संबंधित मुद्दों को हल करने और समुद्र के पानी को बचाने के लिए भी वार्षिक रूप से जागरूकता फैलाई जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है सिंधुआ विश्वविद्यालय और हाल ही में ये द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की और इस रैंकिंग में IISc बेंगलोर, रोपड़, IIT रोपड़ और IIT इंदौर एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में आए और चीन के ये सिंघुआ विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में पहला और जबकि दूसरे पायदान पर ही चीन की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है 2031 से 2032 तक और HDFC ने कहा कि वे अपने क्रियाकलापों में HDFC ने कहा कि वे अपने क्रियाकलापों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करेगा, साथ ही वह उत्सर्जन और पानी एवं ऊर्जा की खपत को भी कम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो यह 4थे स्थान पर है और पुरुष श्रेणी में बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, नीदरलैंड तीसरे, भारत चौथे, जर्मनी 5वें, ग्रेट ब्रिटेन 6ठे और अर्जेंटीना 7वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लाइस में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो यह किसने तोड़ा है भैया 25 साल पुराना रिकॉर्ड? डेवोन कॉनवे ने। तो हाल ही में लॉर्ड्स के मैदान में डेविड कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन बनाया और उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम किस राज्य को 1962 मामले में फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया? तो वह थे बिहार राज्य के और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब शो पर केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से एक स्थानीय भाजपा नेता ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी, तो उस खिलाफ उनका मुकदमा चल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडेक्स बेस्ड मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो यह किया था आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने और यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को
प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष किसको बनाया? तो इसके अध्यक्ष होंगे अजीत मिश्रा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया और समिति की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर अजीत मिश्रा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो वह होगा चीन देश में और यह उसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा जो 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलीट्स चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पटियाला में और ये जो है यह आगामी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए एथलीटों के लिए अंतिम मौका होगा और एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन आदि देशों से भी एथलीटों को आमंत्रित कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो वह रखा है 2025 तक। भारत ने इथेनॉल मिश्रण का पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया। इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जा सकता है और भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया निर्मित होता है और इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है। यह ईंधन के पूर्ण दहन की अनुमति देता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा इसका पार्ट 1 फिनिश होता है। गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।